हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो बेटा रदरफोर्ड ने सन 1911 में, कितने में, 1911 की बात है बेटा, जब टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसके बाद की बात। इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम है बच्चों। पोलोनियम से तीव्र गतिज ऊर्जा से जो अल्फा कण उत्सर्जित होते थे, उन अल्फा कणों को एक सोने की बारीक पत्ती पर डाला, स्वर्ण पत्र पर डाला, और इन्होंने क्या उससे निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले? जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो प्रकीर्णित अल्फा कण हो रहे थे पत्ती से, तो उन पे देखा इन्होंने, गिना और निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले, उन्हें हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं। तो पहली तो बात ये थी बेटा, कुछ अल्फा कण थे सीधे निकल रहे थे। कैसे हो रहे थे? सीधे निकल रहे थे, बिना विचलित हुए। अच्छा, जो अल्फा कण सीधे हो रहे थे, इससे इन्हें पता चला कि जो हमारा परमाणु है वो पूरी तरह से ठोस ना होके खोखला है। कैसा है? खोखला है। तो ये चीज़ हम लोग एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। तो पहली बात से पता लगा कि क्या पता लगा कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अल्फा कण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे थे, निकल रहे थे। जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला बच्चों? जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, निष्कर्ष निकाला कि परमाणु खोखला ना होकर, सॉरी, परमाणु ठोस ना होकर, ठोस ना होकर खोखला है। कैसा है बच्चों? खोखला है। और जबकि टॉमसन बोल चुके थे कि परमाणु ठोस है। अब इससे इन्हें ज्ञात ऐसा हुआ कि जो परमाणु हमारा है वो कैसा बच्चों? खोखला है। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात बच्चों, कुछ अल्फा कण थे वो 90 डिग्री से कम कोण पर विचलित हुए, 90 डिग्री से कम कोण पर विचलित हुए। अब देखिए बेटा, विचलित होने का मतलब ये हुआ है कि हमारा इसमें धनावेश जो है वो कहीं एक जगह पे स्थित है। अब बात को समझिए, जैसे टॉमसन ने कहा कि, टॉमसन ने क्या बोला कि धनावेश उसमें समान रूप से वितरित है। मतलब अगर हर जगह बच्चों समान रूप से अगर धनावेश वितरित होता, थोड़ा समझिए आप, तो यहाँ से कोई अल्फा कण इस तरह से निकल के जाता, सीधा जाता। क्यों जाता सीधा? उसका कारण ये रहता, जैसे अब मान लिया अल्फा कण पे बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? तो यहाँ से जब कोई पॉजिटिव चार्ज गुजर के जाता यहाँ से, तो मान लिया ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो उसे अपनी प्रतिकर्षित करता है इसे, लेकिन इधर का पॉजिटिव होता तो वो उसे उस दर प्रतिकर्षित करता। तो ये वाला दोनों का बैलेंस हो जाता है। इस वजह से दोनों वाले इधर उधर प्रतिकर्षित करते रहते, तो उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो कुल मिला के वो बैलेंस में चलता और सीधा निकलता। अच्छा, ये प्रतिकर्षित हुआ तो इसका सीधा सा साफ सुथरा यहाँ पे अर्थ यही निकलेगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब किसी एक जगह हमारा पॉजिटिव धनावेश मतलब है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने प्रतिकर्षित कर दिया। मान लिया अगर इधर भी होता तो इधर वाला उधर प्रतिकर्षित कर देता, उधर वाला इधर, तो ये सीधा निकलना चाहिए था, ये विचलित नहीं होना चाहिए था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का मतलब है कि दूसरी बात इन्हें ये पता लगा कि कुछ अल्फा कण जो हैं 90 डिग्री से कम कोण पर विचलित हो गए। इससे यह ज्ञात हुआ कि इसमें जो धनावेश है संपूर्ण रूप से, मतलब सभी वितरित ना होकर एक जगह पर मतलब एकत्रित है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर, कम कोण पर प्रकीर्णित, प्रकीर्णित होते होते हैं। इससे यह ज्ञात हुआ, मतलब इससे क्या बच्चों निकला? जिससे निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला बच्चों?
कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर एकत्रित है, एक स्थान पर एकत्रित है। ठीक बेटा, तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकल आया। दूसरी बात बच्चों ये हुई है कि हमारा कुछ अल्फा कण थे 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित हो गए। तो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित होने का मतलब बच्चों यही हुआ है, और कुछ वापस भी लौट गए 90 डिग्री से, मतलब होकर क्या हो रहे, वापस लौट गए। तो इसका मतलब यही निकल के आया है कि जो अल्फा कण हैं मतलब इसीलिए वापस हो रहे हैं कि इन पर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है धनावेश के कारण, और जब प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा है तो इसी वजह से ये क्या हुए, वापस लौटे हैं। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पे कहने का मतलब इस पे कम बल लगा है तो इसलिए कम प्रतिकर्षण, इस पे ज़्यादा बल लगा है तो इस पे, तो इसका मतलब यह है कि ये नाभिक पास थोड़ा करीब पहुँचा होगा, नाभिक के थोड़े पास करीब पहुँचा, ये दूर होगा। अच्छा, ये दूर जब ही होगा जब ये छोटी सी जगह में होगा, अगर ये बहुत बड़ी जगह में होता तो मतलब ये भी पास में ही होता। तो बच्चों ये जब ज़्यादा डिग्री से लौटा है तो इसका मतलब ये हुआ है, यहाँ इससे क्या हुआ, इससे प्रूव हुआ कि बच्चों खोखला है। इससे क्या प्रूव हुआ, खोखला है। इससे प्रूव हुआ एक जगह है, एक जगह धनावेश है ना, एक जगह धनावेश है। अच्छा, इस वाली चीज़ से मतलब क्या प्रस्तुत कि धनावेश जो एक जगह है वो बहुत छोटी सी जगह में है, वो बहुत छोटी सी जगह में है। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, है ना। क्या तीसरी बात बच्चों यहाँ पे, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट गए, प्रकीर्णित होकर वापस लौट गए, है ना, वापस लौट गए। तो बच्चों इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष बच्चों निकला है, क्या निकला, निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण धनावेश एक छोटे से स्थान पर एकत्रित है, एक छोटे से स्थान पर एकत्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो बच्चों इस नाभिक की रेडियस जो है वो 10⁻⁻15 इन्होंने ज्ञात भी की है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अगली बात बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों यहाँ पे देखा कि जो मतलब अल्फा कण विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे, उन पे इन्होंने क्या किया, कूलाम का नियम लगाया, और वहाँ पे इन्हें पता लगा कि जो हमारा अल्फा कण हो रहे हैं वो उन पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कूलाम का नियम भी लागू हो रहा था। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर हमने एक अल्फा कण यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो अगली बात भी हम लोग यहाँ पे आपको नोट कर देते हैं। और बच्चों इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए चौथे पॉइंट में क्या बात हुई बच्चों, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों पर लगने वाले बलों को कूलाम के नियम से जब देखा तो इन्हें पता लगा, लगने वाले बलों को ज्ञात किया और पाया कि
और पाया कि कूलाम का नियम परमाणवीय दूरियों के लिए भी लागू होता है। तो बच्चों इन्होंने अपने चौथे नियम में देखा कि जो यहाँ से अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे थे उन पर जो लगने वाला बल था, प्रतिकर्षण बल था, वो मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, भाई आपने देखा होगा कूलाम के नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब इनमें लागू हो रहा था। तो इससे पता लगा कि जो कूलाम का नियम है वो परमाणुीय दूरियों के लिए भी सत्य साबित हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चा इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो सोने की पत्ती पे डाला था, सोने की पतली यानी कि स्वर्ण पत्ती, फिर इसके बाद इन्होंने अन्य चीज़ों पर यानी कि जैसे चांदी है, अन्य धातुओं को चेंज किया। और जब अलग अलग धातुओं पे इन्होंने देखा तो कि अलग अलग कोणों पर अलग अलग अल्फा कण मतलब प्रकीर्णित हो रहे हैं। जैसे सोने के लिए किसी एंगल पर, निश्चित एंगल पे देखे, फिर उसी एंगल पर चांदी पे देखे, तो इन्हें पता लगा कि जो प्रकीर्णित अल्फा कण हैं उनकी संख्या बदल के आ रही है। जब संख्या बच्चों बदल के आएगी तो इसका मतलब जैसे इस कोण पे जाने वाले अल्फा कण अलग हैं, चांदी के लिए अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस पर जो अल्फा कण प्रकीर्णित हुए, जब संख्या अलग हुई है, तो इसका मतलब ये जो नाभिक ने बल लगाया, प्रतिकर्षण बल, ये अलग लगा होगा। और बच्चों ये अलग जब ही लगेगा जब इसमें जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो अलग होगा। तो बच्चों इससे साफ कर दिया इन्होंने कि जो हमारी धातुएं हैं उनके नाभिक में, अलग अलग धातुओं के नाभिक में अलग अलग धनावेश उपस्थित होता है। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है, इसे भी हम लोग लिख देते हैं। यानी कि रदरफोर्ड ने अलग अलग धातुओं पर प्रयोग करके किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों को देखा। अल्फा कणों की संख्या अलग अलग प्राप्त की, जिससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, जिससे निष्कर्ष निकला कि अलग अलग धातुओं में क्या होता बच्चों, अलग अलग धातुओं के लिए नाभिक में अलग अलग धनावेश होता है, अलग अलग धनावेश होता है, अलग अलग धनावेश होता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब इन्होंने देखा कि जैसी धातुएं चेंज की तो उनसे किसी एंगल पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बदल गई। सीधी सी बात है, वो संख्या जब ही बदलेगी तो उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण वैल्यू अलग होगी। तो बच्चों ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई हैं। तो आपका ये था इनका प्रयोग, इन्होंने इस आधार पर एक परमाणु मंडल की संरचना तैयार की। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।